नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो आधुनिक काल हमारा चल रहा है उसका सेकंड पोर्शन यानी कि भारतेंदु युग के बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की अगर हम समय सीमा की बात करें तो द्विवेदी युग का समय है रहा 1900 से 1918 ईस्वी। ये द्विवेदी युग का समय रहा है और नगेंद्र ने इस द्विवेदी युग को एक नया नाम दिया और उसका नाम है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। मित्रों, अगर हम बात करें कि यदि आधुनिक काल का यदि भारतेंदु युग प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका एक विस्तृत प्रांगण है जहां उसकी जो प्रवृत्तियां थी वो अत्यधिक रूप से विकसित हुई और पल्लवित हुई। यानी कि विशेषकर जो जनमानस के अंदर तो स्वदेश अनुराग और जो नव जागरण की भावना जो भारतेंदु युग के अंदर शुरू हुई थी वो यहाँ पर द्विवेदी युग में आकर वो विकसित हुई, पल्लवित हुई, अंकुरित हुई। अब द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा? क्योंकि इस युग के पथ प्रदर्शक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनके नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। अब हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि सबसे पहले हम पढ़ते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। मैं आपको बता दूं कि 1900 के अंदर सन 1900 के अंदर सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उस समय कवियों को नायिका भेद विषयों को छोड़कर, रूढ़िबद्धता को छोड़कर नए नए विविध विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी। और उस समय उन्होंने कवियों को काव्य की भाषा, ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित करने का एक बहुत बड़ा कार्य किया, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी सदैव याद रखे जाएंगे। वे चाहते थे कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही हो। आपको बता दूं कि भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली प्रतिष्ठित हो गई थी और यहाँ पर पद्य की भी भाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित कर दिया। उनका एक निबंध है कवि और कर्तव्य। उस निबंध के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए उनको दिशा निर्देश दिए, जिससे उनके कवियों की जो भाषा शैली थी, विषय शैली थी, जो छंद विचार था, वो सब उन पर गहन प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि और जो विराम चिन्हों का प्रयोग कर हिंदी को परिनिष्ठित एवं शुद्ध रूप प्रदान किया, जिसके लिए सदैव याद किए जाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस द्विवेदी युग की एक बहुत बड़ी पहचान है और जिसके कारण इस पद्य की भाषा खड़ी बोली प्रतिष्ठित हुई और इसको एक बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। अब हम बात करते हैं दूसरे कवि जिसका नाम है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, जिसको नगेंद्र ने खड़ी बोली हिंदी का पहला समर्थ कवि कहा है और उनकी जो पहली रचना थी गुणवंत है हेमंत, इसी के कारण उनको खड़ी बोली हिंदी का पहला समर्थ कवि कहा है नगेंद्र ने। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति हुई है, जिसके कारण श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे वगैरह को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। उसके और इनके अन्य रचनाओं का नाम है कश्मीर सुषमा। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे कवि की तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की सबसे जो बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा और जिसका नाम है प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य हरिओद के द्वारा लिखा गया, इसलिए हरिओद को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। प्रिय प्रवास के अलावा इन्होंने और भी कई रचनाएं की, जिसका नाम चुपते चौक दे, चौखे चौप दे, वैदेही वनवास, ये राम कथा पर आधारित थी। रस कलश, ये रीति ग्रंथ पर आधारित थी। पद्युम प्रसून आदि कई इनके रचनाओं के नाम हैं। उसके अलावा हम आगे बात करें तो एक और बड़ा नाम आता है मैथिली शरण गुप्त, जिनको प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। अपनी भारत भारती कृति के माध्यम से प्रसिद्ध हुए राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। और 1912 के अंदर उन्होंने एक भारत भारती नामक रचना लिखी, जिसके कारण उनको प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। और उन्होंने कहा, हे क्षत्रियों सुनो, कुयस की कालिमा मिटा दो, अब इस देश की खातिर अपना तन मन धन लुटा दो। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के नाम है जयद्रथ वध। मैं आपको बता दूं कि इस जयद्रथ वध की 1910 में इसकी रचना हुई और इसी रचना के कारण से ही लोगों का ब्रज भाषा से मोह भंग हुआ और लोग काव्य की भाषा खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित होने लगी। और उसके बाद 1912 में इनकी रचना आई भारत भारती, जो कि एक जनमानस के अंदर देश प्रेम, स्वदेश अनुराग और लोगों के अंदर नई चेतना लेकर आई। और उसके बाद इनकी रचना आई पंचवटी। पंचवटी 1925 में इसकी रचना हुई। उसके बाद झंकार, झंकार की रचना 1929 में हुई। और उसके बाद एक और महाकाव्य आया जिसका नाम है साकेत, 1931 में रचना हुई। मैं आपको बता दूं, जब राम के ऊपर बहुत सारा लिखा गया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को कहा कि कोई उर्मिला के विषय में भी लिखे, उर्मिला के प्रति इतनी उदासीनता नहीं रहनी चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर साकेत नामक महाकाव्य की रचना 1931 में की। मैं आपको बता दूं कि साकेत में कुल 12 सरक थे, जिसके अंदर 8वें सरक के अंदर केकई का वर्णन है और 9वें सरक के अंदर उर्मिला का वर्णन है। उसके बाद यशोधरा 1932 के अंदर ये यशोधरा नामक रचना की। यशोधरा के अंदर जब गौतम बुद्ध अपना घर त्याग कर चले जाते हैं तो उसके ऊपर आधारित है यशोधरा, सखी भी मुझसे कह के जाते। उसके बाद द्वापर, फिर है जय भारत, फिर है विष्णु प्रिया आदि उनकी कई रचनाएं हैं। इसके अलावा भी प्लासी का युद्ध, रंग में भंग वगैरह भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जिनका दूसरा नाम एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। इन्होंने भी हेम तरंगिणी, हेम क्रीटिनी और पुष्प की अभिलाषा नामक कविताएं लिखी। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के माध्यम से वो देशवासियों को कहना चाहते हैं कि पुष्प की चाहत है कि मैं देवों में, मंदिरों में, राजाओं के दरबारों में नहीं, मैं तो उस पथ पर चला हूं जहां पर भारत के वीर सैनिक अपने देश की वादी के लिए बलिहारी हो जाए। उसके बाद अगर नाम आता है तो वह राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की ने भी मिलन, पथिक, मानसी, स्वपन नामक रचनाएं की। उसके बाद एक और बड़ा नाम आता है, वो है नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर ने उस समय देश प्रेम, जो राष्ट्रीय चेतना से और उस समय जो तत्कालीन समस्याएं थी, विधवाओं का, अछूतों का उद्धार, उसके ऊपर अपनी रचनाएं लिखी। उनकी रचनाओं का नाम है शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भ रंडा रहस्य, जो कि काफी चर्चित रही थी। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर को भी हम ले सकते हैं। उन्होंने भी हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, जो कि गीत नाट्य आदि रचनाएं की। ये तो थे द्विवेदियों के प्रमुख कवि। अब हम द्विवेदियों की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों की ओर चलते हैं। द्विवेदियों की काव्य प्रवृत्तियों में सबसे पहली जो बात है वो है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख इसकी विशेषताएं
यानी कि अपन जो बात कर सकते हैं कि अगर जो भारतीय युग में जो राष्ट्रीयता की भावना के जो बीज बोए थे वो यहाँ आकर द्विवेदी युग में बहुत ही ज्यादा अंकुरित हुए, पुष्पित हुए, पल्लवित हुए। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती में इसको विशेष स्थान दिया गया। दूसरी बात है इतिवर्तात्मकता। इतिवर्तात्मकता का यानी कि द्विवेदी युग की जो ज्यादातर रचना है वो ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में, चाहे वो साकेत देख लो, चाहे वो यशोधरा देख लो, आदि कई रचनाएं हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ को देखते हुए लिखी गई। उसके बाद है सामाजिक समस्याओं का अंकन। उस समय जो समाज के अंदर जो समस्याएं थी, चाहे वो विधवा विवाह हो, अछूतों का उद्धार हो, या महिलाओं के बारे में हो, या किसानों के बारे में हो, उसके ऊपर ज्यादा चित्रण किया गया। मैथिली शरण गुप्त ने भी नारियों के बारे में अपने भारत भारती में लिखा है कि अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उसके बाद अगर बात करें तो इसकी अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे थे जिन्होंने प्रकृति के बारे में विशेष रूप से अपना चित्रण किया है। और फिर अगली विशेषता है इसका अनुदित रचनाएं। कई तरह की जो रचनाएं थी उनका खड़ी बोली हिंदी के अंदर अनुवाद किया गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी विशेषता है वो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को पद्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और महावीर प्रसाद का योगदान इसमें हमेशा याद रखा जाएगा। फिर जो इसकी अगली विशेषता है छंदों की विविधता। कई तरह के छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। मैथिली शरण गुप्त को भी हरि गीति का छंद बहुत ही पसंद था और इस प्रकार अलग अलग छंदों का भी इसके इसमें प्रयोग किया गया। और सबसे बड़ी बात है नैतिकता एवं आदर्शवाद। नैतिकता एवं आदर्शवाद, अभी तक जो संगारिक भावना चल रही थी उसका यहाँ पर घोर विरोध किया गया और जो रचनाएं लिखी गई वो नैतिकता और आदर्शवाद पर टिकी हुई थी। अब हम द्विवेदी युगीन गद्य की बात करेंगे। सबसे पहले निबंध विद्या की बात करते हैं तो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त आदि कई प्रमुख निबंधकार थे। अगर हम सबसे पहले बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं कवि और कविता, और जो दूसरा निबंध है कवि कर्तव्य, और एक और निबंध है जिसका नाम है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। इन निबंधों के माध्यम से उन्होंने कवियों को अपने कर्तव्यों के बारे में बोध कराते हुए उनकी भाषा शैली के अंदर, उनकी विषय शैली के अंदर, छंद योजना के अंदर बहुत ही अच्छा सुधार करवाया। तो दूसरे जो प्रमुख निबंधकार है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका राजस्थान जयपुर से संबंध है और इन्होंने जो निबंध लिखे हैं वो भाव प्रधान और विषय प्रधान निबंध है। इनके निबंध है मारेसी मोही कुंठाव, कछुआ धर्म और गोबर गणेश संहिता, ये इनके प्रमुख चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध है। उसके बाद जो बड़ा नाम आता है वो है सरदार पूर्ण सिंह। ये इस काल के बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकार कहे जाते हैं। इनके निबंध भी भाव प्रधान और विषय प्रधान थे और इनके जो निबंध हैं वो है आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध निबंध थे जिनके कारण इनको श्रेष्ठ निबंधकार का दर्जा मिला हुआ है। और एक है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ये अपने जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे नाम से भी लिखते थे, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त भी कर लिया था। अब हम बात करें द्विवेदी युग में प्रमुख उपन्यास की, तो इस उपन्यास के अंदर सबसे पहले जो नाम आता है वो है किशोरीलाल गोस्वामी का। किशोरीलाल गोस्वामी का बहुत बड़ा नाम उपन्यासों की दृष्टि से आते हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे जिसके अंदर तारा चपला, तरुण तपस्विनी, कुटीर आदर्श नहीं कुटीर वासिनी, लवंग लता, लीलावती का आदर्श, रंग महल में हलाहल आदि कई उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखे और किशोरीलाल गोस्वामी ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखा। उसके बाद अगर हम
बात करें तो इसमें एक और बड़ा नाम आता है, वो है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी ने मुख्य रूप से जासूसी उपन्यास लिखे और जो उनके उपन्यासों का नाम है भोजपुर का ठग और बड़ा भाई। मैं आपको बता दूं कि इस युग में ऐतिहासिक, तिलिस्मी, एयारी और जासूसी उपन्यास अधिक मात्रा में लिखे गए। उसके बाद हम अगर बात करें कहानी की, हाँ, द्विवेदी युग में कहानी बहुत ही विकसित हुई। मैं आपको बता दूं सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के अंदर किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी छपी इंदुमती, और इसको हिंदी की प्रथम कहानी कहा जा सकता है। इंदुमती और गुलबहार ये दोनों कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है। रामचंद्र शुक्ल ने भी इंदुमती को और जो प्ले की चुड़ैल जो मास्टर भगवान दास की है, और रामचंद्र शुक्ल की खुद की जो है 11 वर्ष का समय, और एक और कहानी है जिसका नाम है दुलई वाली, ये बंग महिला राजबाला की है। इसको हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के अंदर माना है। जैसे कि प्रसाद के भी ग्राम कहानी उस समय हिंदू में प्रकाशित हो चुकी थी। विश्वम्भर दास शर्मा कोशी की जो रक्षाबंधन कहानी है वो भी हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के अंदर रही। राधिका रमन सिंह की जो कहानी आई थी कांगनों में कंगना, वो भी हिंदी की प्रारंभिक कहानी 1913 में उसका प्रकाशन हुआ था। सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी 1915 में आई थी और उसका नाम था उसने कहा था। और ये बहुत ही अच्छी कहानी, और इस कहानी में यह साबित हुआ कि प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकती है। उसके बाद हम बात करें समालोचना की। एक ही व्यक्ति के गुण और दोषों को एक ही किताब में दर्शाना सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की आलोचना नामक किताब के अंदर दर्शाया था। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। तो मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी नवरत्न किताब थी, हिंदी नवरत्न में देव को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। उसके बाद हम बात करें कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी उनकी जो पुस्तक थी देव और बिहारी में उन्होंने देव को बड़ा माना है। और लाला भगवान दीन की बात करें तो लाला भगवान दीन की पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है बिहारी और देव, उसमें उन्होंने बिहारी को ऊंचा स्थान दिया है। ये तो थी समालोचना की बातें। यानी कि हम सारांश रूप में द्विवेदी युगीन गद्य की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात जो हमारे सामने आती है वो है ज्ञानार्जन की साधना हुई। और दूसरी बात है गद्य का जो रूप है, गद्य का रूप यानी कि परिनिष्ठित हुआ, गद्य में और भी ज्यादा सुधार आया। भारतीय युग में जो गद्य की भाषा खड़ी बोली रही थी वहां द्विवेदी युग में बहुत ही ज्यादा वहां पर सुधार आया, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके लिए जो हिंदी के भाषा संस्कार है, व्याकरण शुद्धि है और जो ग्राम चिन्हों के उपयोग के संबंधित नियम बताए, जिससे गद्य की भाषा में बहुत ज्यादा ही सुधार हुआ और तत्कालीन समस्याओं का चित्रण भी इनके गद्य में हुआ। यानी कि सारांश रूप में अगर हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग का महत्व, तो द्विवेदी युग का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि पद्य की भाषा खड़ी बोली में प्रतिष्ठित हो गई, जिससे गद्य और पद्य की भाषा दोनों खड़ी बोली हिंदी हो गई। दूसरी बात, हिंदी के व्याकरण संबंधी नियम बढ़े और हिंदी का जो रूप है वो बहुत ही शुद्ध रूप सामने आया। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें इस युग की, तो आज तक जो ये जो रूढ़िवादिता चल रही थी, ये रूढ़िवादिता थे स्वच्छंदतावाद की ओर गया द्विवेदी युग, जड़ता से प्रगतिवाद की ओर गया और संगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर द्विवेदी युग ले गया। इस प्रकार हम दोस्तों कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान है, उस योगदान को याद रखते हुए द्विवेदी युग का हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये जरूर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।